My name is Renuka Kakkar. I hope so you are doing well. Today in this class, it is a very important for the CTEC exam preparation 2025 दिसंबर या जनवरी। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। जितने भी बच्चे क्लासेस देखना चाहते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मैं देती हूँ। इससे पहले मैंने CDP प्लस आपकी हिंदी पेडालॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। SST की भी मैंने क्लासेस स्टार्ट दे दी है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज की टॉपिक जो लिया है मैंने हिंदी का ही सेकंड टॉपिक है, जिसमें है भाषा शिक्षण का सिद्धांत। उसके बारे में पढ़ेंगे। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज को समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भाषा शिक्षण होती क्या है। हिंदी शिक्षा शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, और CTEC के हर कोई भी टेक एग्जाम हो उसमें आपकी हेल्प करेगा। चाहे यूपी टेक हो, चाहे यूटेक हो, चाहे कोई भी टेक हो, उसमें आपको इसको पढ़ने में अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं तो हमें कोई ना कोई भाषा लेनी पड़ती है। भाषा यानी कि लैंग्वेज लेनी पड़ती है। लैंग्वेज यानी टीचिंग करनी चढ़ती है, और एक थ्योरी के माध्यम से शिक्षा शास्त्र, जिसको हम कहते हैं हिंदी पेडालॉजी भी कहते हैं। हिंदी पेडालॉजी को शिक्षा शास्त्र ही कहते हैं, हिंदी शिक्षा शास्त्र। इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षण जब करवाते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी लैंग्वेज में आपको मैं बता रही हूँ, आपके जो संस्कृत लैंग्वेज है, ये इसके अलावा जो भी लैंग्वेज जो आपने चूज करी होगी उसमें हेल्प करता है। कैसे करता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। भाषा शिक्षण वह होती है जिसमें बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए ये सिखाया जाता है, उसको किस किस चीजों में ध्यान रखना है ये सिखाया जाता है, कौन से नियम अपनाने चाहिए, किस तरीके से उन्हें भाषा शिक्षण को समझाना चाहिए, इस पर बल दिया जाता है। बच्चा जो भी पढ़ रहा है, ये सीख रहा है, वो उसको कितना समझ में आ रहा है, कितना अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग के साथ कितना अप्लाई कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, यही हमें भाषा शिक्षण में सिखाया जाता है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के आधार पर हमें क्या क्या चीजें हैं। तो यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है, यानी कि वह प्रोसेस है जिसमें बच्चा यानी कि एक स्टूडेंट पढ़ना, यानी आपको भी पता है रीडिंग एंड राइटिंग कैसे सीखता है, किस तरीके से वो उस चीज को सीख रहा है, इस पर बल दिया जाता है, सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कहने का है कि उसे पढ़ना और लिखना किस प्रकार सिखाया जा रहा है, किस भाषा को किस ढंग से सिखाया जा रहा है, वो भाषा शिक्षण सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना जाता है। ताकि भाषा की जो भी भाषा दी जा रही है, ताकि कोई भी भाषा की जो समझ है, जो भी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, उसको कितना अंडरस्टैंड के साथ वह अप्लाई कर सकता है, यानी कि प्रयोग कर सकता है। आई होप सो आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत का मतलब समझ में आ गया। इसमें बच्चे को सेंटर में रखकर हमें भाषा को अच्छा बनाना है। बच्चे का यानी कि अपना तो अच्छा है, लेकिन पहले क्या होता था, जब हम आज से काफी साल पहले बच्चों को सेंटर में ना रख के टीचर को सेंट्रलाइज किया जाता था। लेकिन अब जब से NAP 2020 आया तो इसमें कहा गया है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मैं आपको CDP में पढ़ा रही हूँ। बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए, बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, बच्चे का ऑल राउंडर डेवलपमेंट का उसका ऑल संपूर्ण विकास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसको रियल लाइफ सिचुएशन से अकॉर्डिंग जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यह भी बताया गया है कि उसके जीवन में जो भी हम अगर पेडालॉजी पढ़ने जाएंगे ना, तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। पेडालॉजी में क्या होता है कि प्राचीन समय में जो कहा जाता था कि ब्रह्म मतलब सुबह के समय उठना है, नहाना है, धोना है, अपना जो भी काम है रूटीन वो करना है। उसके बाद किस तरीके से जो हमारे वहां पे जो कहते हैं कि आश्रम बने हुए थे, जहां पे बच्चे अपनी शिक्षा लेते थे, उस समय प्राचीन काल में जो चीज उन्होंने उस समय लिखी थी, आज इस समय फॉलो की जा रही है। तो उसी के आधार पर NAP 2020 को फॉलो किया जा रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी में, चाहे हिंदी में कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ लो, बाल केंद्रित का सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत का मतलब यह है कि इसमें बच्चे को सेंटर में रखकर उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, ये सब कुछ भाषा शिक्षण में के अनुसार होना चाहिए। अनुसार मतलब भाषा शिक्षण बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जो भी हम बच्चे के लिए कर रहे हैं या कोई भी उसको चीज सिखा रहे हैं, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार और
उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार और उसके अनुभवों के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की भाषा को सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आई होप सो ये पॉइंट बहुत ही इजी था और समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट इज, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण यानी कि नाम से ही स्पष्ट होता है अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा धीरे धीरे अपनी एज के अकॉर्डिंग बड़ा होता जाता है तो वो कैसे सीखता है अपनी भाषा। आप सभी को एग्जाम्पल पता ही होगा कि अगर आप मैरिड है तो बच्चा क्या करता है, आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी भाषा बोली जा रही है उसकी नकल करता है, यानी उसकी कॉपी करता है, और कॉपी कर करके वो भाषा आसानी से सीख जाता है। जब भी तो कहते हैं कि मातृभाषा जल्दी से कैसे सीखता है, वो आप लोग उसके आसपास जो भी भाषा बोल रहे हैं वो उसकी कॉपी कर रहा है। अब आप उसको कुछ भी बोलो, कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हाँ कुछ भाषा को ऐसे बोलते हैं, पानी पीना है तुतला के बोलते हैं, जिसका दूध लेना है दूध लेना, मतलब ऐसे शब्द तुतला के बोलते हैं, तो वो भी उस भाषा को कैच कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है। तो हमें ज्यादातर बच्चों को तुतला के भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हो सकता है आप बहुत प्यार या लाड में पढ़ाते हो, लेकिन बच्चे को जो भी भाषा सिखा रहे हो उसको सोच समझ कर सिखानी चाहिए। सिर्फ एग्जाम्पल दिया ये मैंने। अनुकरण का सिद्धांत में कहते हैं कि जिसमें बच्चा अपने परिवारजनों, अपने परिवार यानी फैमिलीगण जो होते हैं, जो जिसके आसपास रहते हैं, इसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, जो भी आसपास जो भी परिवार में रहते हैं, और उसके पीयर ग्रुप्स यानी कि उसके साथी मित्र सहपाठी की भाषा का अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है नकल करके सीखता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है सबसे पहले वो उनकी नकल करके ही भाषा को सीखेगा। इस तरह के अधिगम के लिए लर्निंग, यानी कि अधिगम मतलब होता है जो भी हम लर्निंग करा रहे हैं, जो भी हम भाषा सिखा रहे हैं, उस भाषा में उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, समाज में उसका इन्वॉल्व क्या है, और परिवार आदि पर भी निर्भर करता है। जब भी हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं तो कभी भी भाषा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुतला के नहीं बोलना चाहिए। भाषा को बिल्कुल सरल, स्वाभाविक और सरल तरीके से, सटीक तरीके से बोलना चाहिए, ताकि बच्चा उसी भाषा को आगे भी बोलना सीखे। क्योंकि हम अगर ऐसे सिखाए, गलत भाषा सिखाएंगे तो बच्चा भी गलत सीखेगा, क्योंकि वो आपकी कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी पेडालॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के लिए। अभिप्रेरणा यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, अभिप्रेरित करना, रुचि यानी इसका इंटरेस्ट होना चाहिए, इसका सिद्धांत। इस तरह के सिद्धांत में कहा जाता है हमें जो भी भाषा सिखा रहे हैं उसके लिए जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट बुक्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम शिक्षण प्रणाली अपना रहे हैं, शिक्षण प्रणाली का मतलब यहाँ पे होता है कौन सी पद्धति हमें अपना रहे हैं, वो उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, इसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। सपोज अगर आप पाठ्यक्रम की बात करें, जो भी पाठ्य सामग्री दे रहे हैं, जो भी टेक्स्ट बुक्स कहते हैं कि दे रहे हैं, वो बच्चों की अकॉर्डिंग होना चाहिए। हो सकता है कि प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट बुक देते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पिक्चराइजेशन होता है, जिससे बच्चा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि लेता है। जब भी कोई भी चीज हम इसको देते हैं तो उसमें पिक्चराइजेशन क्यों दिया जाता है, अभी भी आप एनसीईआरटी बुक्स देखोगे उसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर पिक्चराइजेशन दिया हुआ है, अलग अलग पिक्चर्स को डिफाइन किया गया है और टॉपिक उनकी रुचि के अनुसार लिए गए। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक्स मैं बताती हूँ, 3rd क्लास की है, चैप्टर नंबर कितने पैर, बहुत ही सुंदर तरीके से मिदुलगल घर ने लिखा है और बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि कितने पैर को कितने तरीके से बांटा, उसमें पिक्चराइजेशन दिया है। जैसे वहां पे जिक्र हुआ है, बंदर का जिक्र हुआ है, वहां पे पिक्चर दे रखे, तो बच्चे बहुत ही इस चीज को अट्रैक्टिव तरीके से लेते हैं और चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों उनके अकॉर्डिंग ही बुक्स बनाई गई है NEPT 2020 के आधार पर। और उन पुस्तकों में शिक्षण प्रणाली जो भी क्वेश्चन आंसर दिए है वो उनकी जीवन पर आधारित है, यानी कि उनके जो लाइफस्टाइल में जो भी उनके आसपास देखते हैं उसी पर आधारित शिक्षण प्रणाली को अपनाया गया है। यह चयन करना भी उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अगर बिना उसकी रुचि या आवश्यकता के अनुसार होगा वो उससे इंटरेस्ट नहीं लेगा। हमें उसकी रुचि बढ़ाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसी चीज देनी चाहिए जिससे वो अभिप्रेरित हो, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आज ये बुक्स है, बहुत सुंदर बुक्स है, आज इसको पढ़ो। छोटे बच्चों में ज्यादातर ऐसा होता है, बड़े बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं क्योंकि उनको ज्यादा हमें फोर्स नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ उनको इतनी समझ होती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इसलिए छोटे बच्चों में ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों को इंटरेस्टिंग चीजें ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू, और उसे मोटिवेट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आई होप सो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में होंगे, आगे होंगे। बाल केंद्रित में बच्चे को सेंटर में रखकर उसकी
जो भी चीजें ले रहे हैं उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया बच्चों का, कुछ भी उनको दे दिया जो उसको समझ में भी नहीं आ रहा, उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है, बच्चों को अपनी सरल सटीक और स्वाभाविक भाषा का देखना बोलना चाहिए उसके सामने, क्योंकि वो नकल कर रहा है, आपकी कॉपी कर रहा है और आपके ग्रुप के साथ रह रहा है, जिसमें उसके समाज में उस भाषा को सीखने में कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट है अभिप्रेरित प्रोत्साहन। बीच बीच में बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार उसकी टेक्स्ट बुक देनी चाहिए, पाठ्य सामग्री देनी चाहिए, शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। शिक्षण पद्धति का अपना मतलब है डिफरेंट TLM यूज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे चार्ट यूज करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो हमारा हम अभी यूज करते हैं प्रोजेक्टर बोलते हैं, LED जिसको बोलते हैं, जिसमें पूरी तरीके से पिक्चराइजेशन दिखाई जाती है, वीडियो दिखाई जाती है, म्यूजिक सुनाए जाते हैं। इस तरीके की छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। बड़े बच्चों में भी होता है कि बड़े बच्चों में आपको पता ही है, अब पहले क्या होता था हम बोलते थे, लेकिन हम क्या करते हैं प्रोजेक्टर में पूरा उनको लिख के दे देते हैं, वो बच्चे अपने आप ही नोट्स बनाते हैं। उस टाइम तो समझ लिया चैप्टर जिस टाइम टीचर ने समझाया, बाद में उनको क्वेश्चन दे देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बीच बीच में से दे देते हैं। इस तरीके की चीटिंग हो रही है। इससे बच्चे अट्रैक्टिव भी होते हैं और बोरिंग भी नहीं लगते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है हिंदी सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ता है या पढ़ाना पड़ता है, वो टीचर पर डिपेंड करता है। अनुबंध व सहचार्य का सिद्धांत का इंपॉर्टेंट है। भी अनुबंध और सहचार्य का मतलब होता है कि बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है या जो भी शब्द सीख रहा है, कई बार होता है हम दो तरीके से सिखाते हैं। एक तो होता है जैसे मान लो छोटे बच्चों में ज्यादातर क्या होता है, हम जो भी चीज सिखा रहे हैं, सपोज आज मैं पेन के बारे में बता रही हूँ, तो बच्चे को हम सामने दिखाएंगे वो चीज, यानी कि विजुअलाइज देखेंगे। ये ऐसे नहीं होगा बिल्कुल उसको चीज नहीं दिखा रहे, बच्चा क्या समझेगा। बच्चे के सामने ये पेन है, इसका लाल कलर का ढक्कन है, इसमें व्हाइट कलर का है, इसका नाम क्या है, इसको हम मार्कर बोलते हैं, ये डोमेंस का है, ये रिफिल है, इसमें इंक डली जाती है, ये अब ये इसके सामने पिक्चर है तो उसके बारे में वो डिफाइन कर सकता है। अब सपोज हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, जो चीज हमारे सामने है मौजूद है उससे रिलेटेड चीजें वो ज्यादा से ज्यादा देखकर शब्दों को वो सीखेगा, बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा। अगर हम इसको नहीं दिखाएंगे, वो होता है अमूर्त, जो चीज हमसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, दिमाग में सोच सकते हैं, वो चीज बड़ी क्लासेस में होती है। हम देते हैं कोई टॉपिक देते हैं, उसके बारे में बच्चा सोचता है, समझता है, फिर उसके बाद अपनी बात सामने रखता है। तो वो चीज हम ज्यादातर बच्चे को मूर्त रूप से सिखाते हैं। भाषा विकास में जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, तब हम बच्चे शब्द सीखते हैं। शब्द आपको भी पता है, शब्द सीखना अमूर्त रूप नहीं होता। अमूर्त रूप मतलब उसको जो चीज हमारे सामने नहीं है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो चीज नहीं सिखाते, बल्कि हम उसे मूर्त रूप में जो चीज वस्तु सामने उससे जोड़कर उसे शब्दों की जानकारी दी जाती है। इसका मतलब होता है अनुबंध और सहचार्य का सिद्धांत। अगला है इंपॉर्टेंट है अभ्यास का सिद्धांत। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो गया, जितनी बच्चों की जो भाषाई कौशल होते हैं, भाषाई कौशल का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। भाषा कौशल में 4 कौशल होते हैं, जिसमें फिर पढ़ना, फिर लिखना और फिर बोलना, ये 4 कौशल होते हैं। इसी 4 कौशल को बेहतर बनाया जा सकता है हिंदी में। अगर ये 4 कौशल बेहतर हो गए तो आप आसानी से भाषा को सिखा सकते हैं। अभ्यास कर करके सिखाना है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, बच्चा श्रवण कौशल करेगा, सुनेगा, जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा बोलेगा, जितना अच्छा बोलेगा उतना अच्छा पढ़ेगा, जितना अच्छा पढ़ेगा उतना अच्छा ही अच्छा लिख पाएगा। ये चारों ही कौशल बच्चे के इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे एग्जाम में, क्योंकि इसका अलग से टॉपिक भी है जिसमें चारों कौशल के बारे में कि क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए। जब हम बच्चा सुनने लगता है तो उसमें किस प्रकार का ठहराव होता है, कहाँ का शब्दों में रुकना है, कहाँ लय लेनी है, कहाँ गति लेनी है, ये सारे कौशल बच्चों को सिखाए जाते हैं। यही सबसे ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को भाषा सीखने में। ठीक है, आई होप से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अभ्यास मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है क्रियात्मकता या क्रियाशीलता का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को जब क्रियाशीलता कहते हैं, जहां पर बच्चों के बालक को ध्यान में रखते हुए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, जिसमें वो खुद से करके सीखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ज्यादा से ज्यादा क्लास में उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है साहित्यिक रूप से उसमें भागीदारी दिला सकते हैं। साथ ही साथ उसको जितने भी उसके पाठकों के पाठ अभ्यास कार्य कराने की बजाय उसके क्वेश्चन जो भी पाठ पढ़ा हो उससे रिलेटेड लिखित या मौखिक प्रश्न दे सकते हैं। इस तरीके से कराने से उसकी भाषा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा निपुण और सटीक हो जाती है। अगला पॉइंट है व्यक्ति है तो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम बच्चे को इंडिविजुअली यानी अकेले ही उसकी परेशानी को जानेंगे और उसकी परेशानी अगर उसे भाषा में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम उसको अकेले लेके उसकी भाषा को उसको समझेंगे कि उसने क्या कमी आ रही है, क्यों उसके मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। फिर हम उसको क्लास
में उसको इंडिविजुअली ही अलग मतलब शिक्षा दे सकते हैं। जो भी पाठ पढ़ा जो भी शिक्षक टीचर पाठ पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय उसकी जो भी जीवन से उनके रिलेटिव, मैंने जो अभी बताया था, उसके लाइफ जीवन से, यानी कि उसके जीवन से जोड़ते हुए भाषा को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इससे बच्चा जल्दी ही भाषा को सीखने चाहेगा। अगला पॉइंट है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत में होता है बच्चे की जो भी भाषा सिखा रहे हैं उसका एक सीक्वेंस होता है, जो मैं आपको बार बार मैं बता रही हूँ। हिंदी में उसको बोलते हैं सुनना, फिर उसके बाद होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना और फिर लेखन। इसको बोलते हैं श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ये 4 कौशल होते हैं। इसी सीक्वेंस में बच्चे को सिखाया जाता है भाषा शिक्षण में। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मातृभाषा का सिद्धांत। मातृभाषा का सिद्धांत का मतलब है जो भी बच्चा सीख रहा है सबसे पहले वह अपनी मातृभाषा को ही सीखता है। वो कोई भी भाषा हो सकती है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे विद्यार्थी उन्हीं शब्दों और उन्हीं भाषाओं में अगर हम भाषा सिखाते हैं सबसे ज्यादा, तो बच्चा बहुत आसानी से उस भाषा को सीख सकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं आपको थोड़ी बता देती हूँ। हमें कभी भी भाषा सिखानी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि भाषा सिखाने के लिए पहले हमें सरल भाषा सिखानी चाहिए, फिर हमें जटिल भाषा सिखानी चाहिए। हमेशा ये नहीं है कि सरल से जटिल की ओर आते हैं, ना कि जटिल से सरल की होती है। ये पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा ज्ञात से, जो भी हमारी नॉलेज है उसको ज्ञात से अज्ञात की, जो भी उसका ज्ञान है, जो भी इसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको पहले देखना चाहिए, फिर बाद में उसकी नॉलेज उसे देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। मूर्त मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई देती है, जो सामने होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर अमूर्त मतलब होती है जो चीज हमारे सामने नहीं होती, उसके बारे में बच्चा बाद में सीख जाता है। फिर अगला है विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट के, पहले सामान्य चीजें बतानी चाहिए, फिर विशिष्ट, फिर पर्टिकुलर टॉपिक पर आना चाहिए। फिर अगला है आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि का मतलब मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। लेकिन निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर हमारे उदाहरण होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ है। फिर विश्लेषण और संश्लेषण की ओर जाता है। विश्लेषण मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांटना, विश्लेषण उसे बड़ा करना। पहले छोटे छोटे में हिस्से में बांटोगे फिर वो बड़ा समझेगा। एक होता है मनोवैज्ञानिक और तार्किक। एक है जब भी हम भाषा सिखाते हैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से सिखानी चाहिए, बाद में वो तर्क लगा लेगा, लॉजिक लगा लेगा कि मान लो ये क्वेश्चन है, मैं इसको कितने तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूँ। आई होप सो आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो भी मैंने पढ़ा है इसमें सबसे कम 10 सिद्धांत दे दिए हैं, समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो। साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी हफ्ते में, यानी वीक में सारे जितने भी टॉपिक करवाऊंगी इसके नोट्स साथ के साथ दे दूंगी, ताकि आप रफली एक बार रिवाइज कर लो, तो आपके क्वेश्चन भी जो भी करवाऊंगी उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।